रेत यानी सैंड क्या होती है? ये सिलिका या बाकी पत्थरों के ग्रैनुअल टुकड़ों से बनी चीज है जो हमें अक्सर देखने को मिल जाती है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम सैंड पर हो सकने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इस एसेंशियल मिनरल पर किस तरह टेंशन बन सकता है। सैंड सभी मिनरल्स में से सबसे हम्बल है और एयर और वाटर के बाद सैंड रिपोर्टेडली अर्थ पर थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड नेचुरल रिसोर्स है। मेल्ट हो जाने पर अलग अलग शेप्स में ट्रांसफॉर्म होने वाली सैंड हमारी रोजाना जिंदगी को उन तरीकों से इंटरकनेक्ट करती है जिसका कॉमनली हमें कोई नॉलेज नहीं होता। सभी कंस्ट्रक्शन का काम, रोड्स, यहाँ तक कि कंप्यूटर स्क्रीन भी रेत से बनी होती है। रेत यानी सिलिका। हबल टेलीस्कोप से लेकर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सभी रेत से बने हुए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल में या तो सैंड सीधे इस्तेमाल होती है या इन्हें बनाने वाले रॉ मटेरियल में एक मेजर कंपोनेंट होती है। यहाँ तक कि सैंड केवल मटेरियल्स और बिल्डिंग ही नहीं बनाती, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी मेजर सोर्स है। ये मिनरल है जो हमारी वाइन में या उस पेपर में जिस पर हम लिखते हैं या फिर उस फूड में जो डिहाइड्रेट करके खाया जाता है उसमें यूज होता है। ये मिनरल है जो टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स का हिस्सा है। इन सभी के साथ साथ सैंड स्ट्रेटजिक मिनरल का भी सोर्स है, जैसे सिलिका, थोरियम, टाइटेनियम, यूरेनियम एक्सेट्रा। इन मटेरियल्स यानी एसेंशियली सैंड के बिना क्रेडिट कार्ड्स, बैंक मशीन और सर्टेन प्लास्टिक्स और मेटल एलॉयज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सैंड इज एसेंशियल फॉर इनोवेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये एक तरह से साइलेंट इंग्रेडिएंट रहा है। दोस्तों भले ये सुनने में कितना भी अजीब लगे, पर सैंड खत्म हो सैंड एंशिएंट टाइम से ही कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती आई है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइज वे में आज सैंड का फुल पोटेंशियल के साथ कोलोजल वे में यूज हो रहा है। जब सैंड को सीमेंट और स्टील के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट हो जाता है, एक ऐसा मटेरियल जिसने कंस्ट्रक्शन को रिवोल्यूशनाइज किया है। कंक्रीट की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और लो कॉस्ट ने इसे एक आइडियल मटेरियल बनाया है। 20वीं सेंचुरी में पूरी तरह से इस मटेरियल ने अर्बन लैंडस्केप को चेंज करके दिखाया है। आज भी ग्लोबली करीब 2/3 बिल्डिंग्स रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी हुई हैं। अमेजिंगली ये कंक्रीट अपने आप में 2/3 सैंड या बालू या रेत से बना हुआ है। क्वांटिटीज जिस तरह से इस्तेमाल होती हैं उसे कंप्रेहेंड करना थोड़ा मुश्किल है। एक एवरेज हाउस करीब 200 टन रेत का इस्तेमाल करता है, जबकि एक लार्ज बिल्डिंग की बात की जाए तो वो 3000 टन तक रेत का इस्तेमाल करती है। एक स्टैंडर्ड हाईवे का हर एक किलोमीटर करीब 30,000 टन रेत का इस्तेमाल होने से बनता है। वहीं यदि कुछ मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रहा हो जैसे हाइड्रो पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट तो ये अमाउंट मिलियंस ऑफ टन्स में भी जा सकता है। फोर्ब्स और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से 2013 के बीच चाइना ने 6.6 गीगाटन कंक्रीट यूज किया है। 1 गीगाटन दोस्तों 1 अरब टन के बराबर होता है। यह अमाउंट इतना बड़ा है कि रिपोर्ट्स बताती हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी 20वीं सेंचुरी में इतना कंक्रीट यूज नहीं किया था। मीनवाइल अक्रॉस द ग्लोब नए कंस्ट्रक्शंस रैपिडली शुरू ही रहते हैं। सिटीज बढ़ती जा रही हैं और एस्टिमेटेडली ग्लोबल पॉपुलेशन 2060 तक 10 बिलियन हो सकती है। अर्बनाइजेशन रैपिडली बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ बढ़ रही हैं बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड। हालांकि सैंड की ग्लोबल डिमांड स्पीडली बढ़ेगी, पर इसे कहीं से आना भी तो उतना ही जरूरी होगा। हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली रेत क्वेरीज या नदियों से लाई जाती है। इंडिया में कई जगहों पर आज भी सैंड एक्सट्रैक्शन, सैंड माइनिंग होती ही रहती है। यहाँ तक कि कई इलाकों में ये इलीगली भी माइन की जा रही है। ये सभी सोर्सेस इंडिया में या फिर ग्लोबल लेवल पे डिप्लीट हो रहे हैं या कुछ हो भी चुके हैं। अब कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली सैंड समुद्र से लाई जाने लगी है। होता यह है दोस्तों कि शिप्स सी में जाती है और सी फ्लोर से सैंड को एक्सट्रैक्ट करती है। इस प्रोसेस को ड्रेजिंग कहते हैं। इनिशियली ये रिवर्स में भी किया जाता था, पर इससे फ्लड्स बढ़ने के कारण मोस्टली सी में ही लिमिटेड रखा जाने लगा है। नॉर्थ सी दोस्तों हाई क्वालिटी सैंड में पर्टिकुलरली रिच सोर्स माना जाता है। नॉर्थ सी यानी इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम एंड फ्रांस के बीच स्थित सी। लेकिन ड्रेजेस पूरी दुनिया में ये काम करते हैं जो अब एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। दोस्तों सी सैंड से कई इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स तो होते ही हैं। इसके सॉल्टी होने के कारण सीमेंट के साथ इसका मिक्सचर
ठीक नहीं हो पाता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी से एक्सट्रैक्टेड सैंड को इवेंचुअली फ्रेश वाटर से ही धोना पड़ता है, जिससे अलग कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। सैंड का कॉम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेंचुरीज लग जाती हैं। होता यह है कि टाइम और क्लाइमेट धीरे धीरे माउंटेन्स को घिसते जाते हैं। धीरे धीरे बड़े पत्थर छोटे पत्थरों में बदलते हैं। वहीं नदियां इन पत्थरों को धीरे धीरे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती जाती है। ये टाइनी पीसेस ही रेत होती है। दिक्कत तब होती है जब रिवर्स के हाइड्रो पावर को हासिल करने के लिए देश डैम्स बनाते हैं। आज दोस्तों ग्लोबली करीब 8,45,000 डैम्स मौजूद हैं। ये डैम्स केवल पानी नहीं बल्कि रेत भी होल्ड करते हैं। ऐसे में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सैंड जो सी तक पहुंच सकती है या काम आ सकती है, स्टक रह जाती है। इस तरह से नेचर की फोर्सेस के कारण सैंड फिर से फिलअप नहीं हो रही है। कॉमन नॉलेज कहता है कि अर्थ सैंड से भरी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान और सहारा डेजर्ट देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि सैंड मैसिव अमाउंट्स में हमारे पास है, लेकिन दोस्तों डेजर्ट सैंड एक अलग तरह की सैंड है। अपनी किताब द वर्ल्ड इन अ ग्रेन द स्टोरी ऑफ सैंड एंड हाउ इट ट्रांसफॉर्म सिविलाइजेशन में विंसे बीसर बताते हैं कि डेजर्ट सैंड राउंड होती है, जो एयर और टाइम के कारण इतनी पॉलिश्ड होती है कि ड्यूरेबल कंक्रीट के लिए वो आपस में स्टिक नहीं रह पाती है। ये किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए बेकार है। हॉस्पिटल हो या कोई आर्टिफिशियल आइलैंड, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए कि सैंड की एजेस रफ हों, जिससे वो खुद में मजबूती से जुड़ी रह सकें। इसलिए रिवर, बैंक्स, सी शोर्स, सी बेड और डीप सी की सैंड्स रफ एजेस होने के कारण इंपॉर्टेंट हैं। डेजर्ट सैंड में गलत प्रॉपर्टीज के कारण उसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए वर्थलेस माना जाता है। आयरॉनिकली यूएई, जिसके पास रेगिस्तान की कमी नहीं है, केवल इसी कारणों से ऑस्ट्रेलिया से सैंड इंपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया स्कॉटलैंड से और इजिप्ट इंडिया से सैंड इंपोर्ट करते हैं। सेलिंग सैंड टू एन अरब एक कहावत रही है। इसे आयरनी माना जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में रेत होने के बाद भी यूजफुल नहीं है। आज बिल्डिंग्स उस स्केल पर बनाई जा रही हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स स्ट्रेच्ड हैं और ज्यादा से ज्यादा देश मैरीटाइम सैंड को किसी और रिसोर्स की ही तरह फाइनाइट सोर्स मानते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सप्लाई चेन एंडलेस नहीं है, जैसा पहले माना जाता रहा है। तो दोस्तों भविष्य में क्या होगा, आइए जानते हैं अगले सेक्शन में। सिंगापुर में एक नजर डालने पर फ्यूचर की झलक दिखती है। ये स्टेट दोस्तों सैंड को एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की तरह देखता है। ये स्ट्रेटेजिकली सैंड की स्टॉक पाइलिंग कर रहा है ताकि इसे रिजर्व की तरह रख सके। इसे ऑयल और गैस की स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइलिंग से तुलनात्मक तौर पर देखा जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो पिछले 3 दशकों में सिंगापुर ने एक कंस्ट्रक्शन बूम देखा है। इस अरब और टेरेस्ट्रियल एक्सपेंशन ने सिंगापुर के लोकल सैंड डिपॉजिट्स को खत्म कर दिया था। यहां तक कि इसके सी फ्लोर्स की सैंड लगभग खत्म हो गई थी। तभी से स्टेट अपने नेबर से एडिशनल सप्लाईज के लिए डीलिंग्स करता रहा है। दोस्तों लेकिन केवल कंस्ट्रक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है। सैंड के सी फ्लोर से एक्सट्रैक्शन के कारण ग्लोबली सी शोर्स श्रिंक हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है जो इतना नजर आती है। जब सी फ्लोर से सैंड एक्सट्रैक्ट होती है तो अर्थ और ग्रेविटी अपना काम करते हैं और इस वॉइड को फिल करने के लिए ग्लोबली शिफ्ट्स होते हैं। ये आइलैंड नेशंस और कोस्टल नेशन यहां तक कि पूरी दुनिया के लिए एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। शोरलीनेस श्रिंक हो रही है और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में यदि केवल सिंगापुर के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जब से सिंगापुर अपने नेबर से सैंड मांग रहा है, साउथ चाइना सी फॉर इंस्टेंस कई आइलैंड डिसअपियर हो गए हैं। इंडोनेशिया का केस देखें तो सिंगापुर को सैंड एक्सपोर्ट करते करते उसने करीब 24 आइलैंड्स खो दिए हैं। इससे इंडोनेशिया और सिंगापुरियन लॉ मेकर्स के बीच बॉर्डर डिमार्केशन को लेकर भी बात शुरू हुई थी। 1997 में सिचुएशन इतनी अनफेवरेबल हो चुकी थी कि मलेशिया ने सिंगापुर को रेत यानी सैंड बेचना तक बंद कर दिया था। 2007 में इंडोनेशिया और कंबोडिया ने भी यही किया और वियतनाम ने सैंड बैन 2009 में लगाया। हालांकि सिंगापुर अपने काम शेल कंपनी से चलाता है, पर ऑर्डियल से यह समझ जरूर आता है कि सैंड की शॉर्टेज इसे एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स में बदलती जा रही है। फ्यूचर में सैंड की स्टॉक पाइलिंग एक प्रैक्टिस बन सकती है। दोस्तों जिस तरह से साउथ चाइना सी में आइलैंड डिसअपियर हो रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज इसके कारण चेंज हो सकती हैं या चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसा कि देखा ही जाता है
बीजिंग के आर्टिफिशियल आइलैंड चाइना की मैरीटाइम बाउंड्रीज बढ़ा ही रहे हैं। इससे ऑब्वियसली जहां साउथ चाइना सी में बीजिंग इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वहीं आइलैंड का डिसअपियरेंस कंसर्न देशों की अथॉरिटी कम कर रहे हैं। इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल इंडिया में मिलता है, जहां बदनाम सैंड माफिया देश के सबसे पावरफुल क्रिमिनल सिंडिकेट्स में गिने जाते हैं। इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सैंड माफिया से लड़ने के लिए ड्रोन्स तक का इस्तेमाल करते हैं ताकि इलीगल माइनिंग साइट्स बंद की जा सकें। लेकिन ये एंडलेस नजर आने वाली लड़ाई है। सैंड माफिया नेशन वाइड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से डीपली लिंक्ड है, जिनके पास पॉलिटिकल अपरेटस और डीप पॉकेट्स हैं, जो इंडिया, सिंगापुर या यूएई में हो रहे हैं। ये फ्यूचर में स्लोली बिल्ड हो रहे सैंड कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, आज ऐसे कई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद हैं जो वर्ल्ड के कई हिस्सों में सैंड के फास्ट डिप्लीशन को बताते हैं। ऐसे में जब कोई रिसोर्स स्ट्रेटेजिक रिसोर्स होकर फाइनाइट यानी सीमित हो जाता है, तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्ट्रेटेजिक कैटलिस्ट बन जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कंपटीशन में रूटेड होते हैं, जैसे नेचुरल ऑयल और गैस से संबंधित कई कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं। जब तक कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, सैंड मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को शुरू कर सकती है। इन्वायरमेंटल डैमेज के कारण कम्युनिटीज के लिए खतरा हो सकता है, और इस तरह से सीमित रिसोर्सेज अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेत की, और कैसे अगला जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट सैंड के ऊपर हो सकता है। इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।